कमिंग सर? यस यस बैठ। थैंक यू सर। कुछ बताइए इंटरव्यू बोर्ड को, जिससे हमें यह पता चल सके कि आप प्रशासनिक सेवा के लिए सबसे उपयुक्त कैंडिडेट हैं। हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में किया है और ग्रेजुएशन करने के बाद मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन JNU कैंपस में चला गया। वहाँ से मैं इंग्लिश जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद सर हिंदुस्तान टाइम्स के लिए कुछ समय के लिए रिपोर्टिंग भी किए और फिर उसी समय में सर 2011 में मेरा बैंक PO में सिलेक्शन हो गया और सर 2011 से लेकर 2016 तक हम असिस्टेंट मैनेजर के रूप में बैंक में काम किए। उसके बाद 2016 के अंत में सर हम बैंक PO की नौकरी से रिजाइन कर दिए और सर फिर हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगे। जहाँ तक बात है सर प्रशासनिक क्षमता का, तो सर मेरा मानना है कि हम जो रिकॉर्ड या जो टारगेट हमको दिया जाता है उसे हम फुलफिल करते हैं। बैंक PO के रूप में सर हमको NEFT का कार्यभार दिया गया था और जब हम उसको ज्वाइन किए थे तो वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन था वो मात्र एक दिन में 1 करोड़ रुपये का था, मगर 1.5 साल के अंदर वहाँ पे हम 1 करोड़ से लेकर के अपने साथ अपने सहकर्मियों के योगदान के कारण और अपने योगदान के कारण सर हम उसको 1 करोड़ से बढ़ा करके 33 करोड़ तक लेके चले गए सर। तो मेरा मानना है सर कि जो भी हमको टारगेट दिया जाता है उसे हम समय पूरी तरीके से उसको फुलफिल करते हैं सर। बहुत अच्छा। तो फिर आप जब टारगेट को फुलफिल करते हैं पूरी तरह से, और जैसा आपने बताया काफ़ी अच्छा आपने किया बैंक में, तो फिर जब आप पत्रकारिता के फील्ड में जब आप पढ़ाई आपने किया, वहाँ से अनुभव लिया, उसी फील्ड में बहुत बेहतर क्यों नहीं किया? फिर वहाँ से चेंज करने की क्या जरूरत लगी? सर उस समय 2011 में मेरा हुआ था बैंक PO में, तो मेरे जो सीनियर थे उनसे हम पूछे, उस समय हम करियर के शुरुआती दौर में थे, तो मेरे सीनियर थे बैंक में ये हिंदुस्तान टाइम्स में, तो वो बोले कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे सिक्योरिटी है और कंपटीशन पास किए हुई है अपने आप में तुम्हारी। मतलब जब आप मास कॉम करने के बाद आपने अपने सीनियर से पूछा? नहीं सर, जब हम हिंदुस्तान टाइम्स में काम कर रहे थे तो वहाँ जो मेरे सीनियर थे, जो मेरे रिपोर्टिंग ऑथोरिटी थे। मेरा ये कहना है जब आपका बैंक में आपका 11 में हुआ ना? यस सर। तब आपने पूछा किसी सीनियर से? यस सर। कि क्या करें? उन्होंने बताया कि भाई यहाँ सिक्योरिटी नहीं है और बैंक में सिक्योरिटी होगी। नहीं सर, उनका दूसरा कहना ये भी था कि तुम बैंक PO क्वालिफाई की हो, जो अपने आप में एक अचीवमेंट है, तो अपना अचीवमेंट को तुम सब वहाँ पे जा कर के कर सकते हो। तो प्रशासन में जब आप आएंगे तो आपके कार्य की प्राथमिकताओं में क्या क्या होगा? सर मेरा कार्य की प्राथमिकता होगा, प्रथम प्राथमिकता जो होगा सर उसमें शिक्षा मेरा पहला प्राथमिकता होगा सर। दूसरा सर मेरा स्वास्थ्य होगा सर, और तीसरा मेरा स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट किस प्रकार से करेंगे? स्किल डेवलपमेंट सर तो हम अपने युवाओं को आने वाला जो जॉब है उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए फ्यूचर वर्कफोर्स को हम किस तरीके से तैयार करें, जैसे कि डिजिटली इनको लिटरेट बनाएं, फाइनेंशियल लिटरेसी का उनको नॉलेज दें, ताकि वो स्वावलंबी तरीके से अपने पैरों पे खड़ा हो सके। इसलिए सरकार काम कर ही रही, सरकार डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चला रही है सर। ये हाँ सर, ये वर्क इन प्रोग्रेस है सर, और मेरा कोशिश यही रहेगा सर कि हम इसमें अपना अहम योगदान निभाएं सर। आपने इंग्लिश विषय में ऑनर्स किया, जर्नलिज्म के में तैयारी किया, उसके बाद आपने सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रखा है। हाँ सर। इसके पीछे कुछ कारण है? सर कारण है सर, पहला कारण मेरा ये है सर कि इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है, मेरा इंग्लिश लिटरेचर में अभी भी दिलचस्पी है सर, मगर इकोनॉमिक्स में भी मेरा दिलचस्पी बढ़ती गई और मुझे लगा कि इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट है वो ज़्यादा यूटिलिटेरियन है, मतलब कि प्रैक्टिकल लाइफ में उसका ज़्यादा एप्लीकेशन है कंपेयर टू इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर ऐसा माना जाता था कि उन लोगों के लिए बना हुआ है जिनके पास पर्याप्त संसाधन है और पर्याप्त समय है, और जो इकोनॉमिक्स है वो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका हम एप्लीकेशन करते हैं। एक सरकार के रूप में, पदाधिकारी के रूप में हर दिन हमको इसका सामना करना पड़ता है सर। और चूँकि हम सर बिहार जैसे राज्य में रहते हैं जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे प्रमुख प्रायोरिटी हम लोगों का है सर। ये बताइए कि सेंसेक्स का नाम तो आपने सुना होगा। हाँ सर। क्या है ये? सर ये इसको सेंसिटिव इंडेक्स भी बुलाया जाता है, और माना जाता है कि भारत की जो टॉप 30 ब्लू चिप कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, तो उन सारी कंपनियों का एक इंडेक्स होता है, उसी को हम लोग सेंसिटिव सेंसेक्स बोलते हैं। अच्छा।
सेंसेक्स में इसका बढ़ना और घटना, इसका मतलब क्या होता है? जरा हम लोग को एक समझाइए, हम लोग नहीं समझते हैं इस चीज़ को। बढ़ना और घटने का मीनिंग समझाइए, और क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है? सर ये बढ़ना और घटना होता है, इसके सबसे पहले बढ़ना और घटना होता है सर कि उनका जो प्रीवियस डे को क्लोज हुआ है। जैसे मान के चलें सर कि ये अभी फ़िलहाल में अगर चल रहा है 54,000 रुपये सेंसेक्स चल रहा है, तो आज अगर 54,000 रुपये क्लोज हुआ तो अगला दिन अगर 540 अंक से बढ़ेगा तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये 0.1% से बढ़ा है। और अगर घटेगा तो मतलब रिलेटिवली माना जाता है। और ये बढ़ना और घटना, इसके पीछे बहुत सारा कारण होता है सर। उसमें प्रमुख कारण होता है डिमांड एंड सप्लाई का जो थ्योरी होता है उस पर ही आधारित होता है। दूसरा चीज़, जो कंपनी उसमें है वो कंपनीज का कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, या उसके रिलेटेड कोई अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो उस पर उसका असर पड़ता है, नेगेटिव न्यूज़ है तो उस पर उसका असर पड़ता है, या फिर जो ग्लोबल सिचुएशन है उसका भी उस पर असर पड़ता है सर। जिसमें कहता है ADR का नाम सुने होंगे आप, ADR, GDR, IDR, ये इन्वेस्टमेंट का टर्म है सर। अगर इसे थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे तो जैसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रेशियो रिसीट, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, नाम सुना होगा सर। नाम सुना है सर, मगर हम रियली सॉरी सर, इस बारे में हम अध्ययन नहीं कर पाए। कोई बात नहीं। जी बताइए कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है हमारे देश की, अभी जो NDA की सरकार है इनकी अपनी पॉलिसी है, उस समय पहले UPA की सरकार हुआ करती थी, उनकी अपनी पॉलिसी थी। आपको दोनों में से बेहतर इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सी लगती है? बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, आप अच्छे तरीके से समझाइए इन दोनों में से बेहतर पॉलिसी किस सरकार की या किस गठबंधन की सरकार की है? सर इकोनॉमिक्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कि डेटा बोलता है सर, जहाँ पे कोई ओपिनियन काम नहीं करता है। हम देखते हैं सर कि 2004 से 2008 का जो दौर था उस समय में भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वो सबसे हाई था सर, तो उसे पूरे भारत के लिए गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ठीक है। और अभी हम जो लोग मतलब देख रहे हैं सर कि जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है उस समय में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो ग्रो किया है -7.3%। सर इकोनॉमिक्स में डेटा बोलता है अपने आप। इसको मतलब कि वर्तमान सरकार के फेलियर मान सकते हैं? सर हम वर्तमान सरकार का फेलियर तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कोविड इंड्यूस्ड इकोनॉमिक डाउन टर्न था, इसमें सरकार कुछ कर नहीं सकती थी। सरकार के पास एक बहुत ही अनप्लेजेंट चॉइस था, जहाँ उनको ट्रेड ऑफ करना था लाइफ और लाइवलीहुड के बीच में, या तो इकोनॉमिक देखना था या जिन लोगों की जिंदगी देखना था। और सरकार, मेरा ऐसा मानना है कि सरकार सही कदम उठाई सर, ये प्रिवेंटिव एक्शन फर्स्ट। सरकार के कभी बहुत सारे एडवाइजर्स को भी अपने पास अपॉइंट करती है, प्रधानमंत्री के भी कानून के एडवाइजर हुआ करते हैं या वित्त मंत्री के भी होते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया जाता है दिल्ली में, तो अभी भारत के विकास के लिए आप क्या क्या एडवाइस सरकार को देंगे जिससे रियल डेवलपमेंट दिखना चाहिए? सर अभी जो हम लोगों का इमीडिएट कंसर्न है वो है डिमांड साइड में, लोगों के बीच में डिमांड बढ़े। डिमांड बढ़ेगा तो हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा सर तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो सरकार जो कदम उठा भी रही है सर, इसमें कुछ मतलब इकोनॉमिक्स में सरकार है तो डिमांड साइड को बूस्ट करने के लिए लोगों को पैसा दे रही है, मनरेगा के तहत जॉब दे रहा है। इस साल जो हम लोग का मनरेगा का जो ये एलोकेशन है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो एग्जैक्ट फिगर तो हमको नहीं आ रहा सर, मगर लगता है 75,000 करोड़ रुपया है। तो इस तरीके से सर, और उसके बाद सर और फिर सप्लाई साइड में हम देखें तो जितने भी मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं सर, उनको क्रेडिट गारंटी दिया जा रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। मैन्युफैक्चरिंग करेंगे सर तो एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ेगा सर। उसके बाद सर हम देख रहे हैं कि सरकार है प्रमोशन लिंक इंसेंटिव बिल आ रही है। प्रमोशन लिंक इंसेंटिव के तहत सर हम लोग इंडिजिनस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सब करने से सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों को हम सरकार बढ़ाना चाह रही है सर, और इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ऐसा माना जा रहा है कि तेज़ी से रिकवर हो पाएगा। ठीक है। आपका स्ट्रेंथ क्या है? सर मेरा स्ट्रेंथ, सबसे पहला स्ट्रेंथ है सर कि मेरा ऑनेस्टी स्ट्रेंथ है, और दूसरा सर मेरा स्ट्रेंथ है कि इसमें हमको याद आ नहीं रहा वहाँ पर। ऑनेस्टी को डिफाइन करिए सर ऑनेस्टी का मतलब होता है बिना भय या बिना पक्षपात किए हुए अपना जो कर्तव्य है उसको करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दीजिए। आप SDM हैं, यस सर।
आपसे सीनियर जिला में डीएम हो, यस सर, आपके पास लोग मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। यस सर। मान लीजिए आपने नंबरिंग सिस्टम कर दिया, डीएम साहब का फ़ोन आता है कि तीसरे नंबर पर जो आदमी है उसे पहले मिलना, क्या करेंगे? सर डीएम साहब का आदेश है तो उसे पालन करेंगे सर, मिलने में तो कोई बुराई नहीं है सर। जो बाकी लोग हैं वो नंबर लगा कर बैठे हुए हैं सुबह से। हाँ सर, चूँकि डीएम साहब हैं वो हमारे इमीडिएट सीनियर हैं सर, तो उनका आदेश का तो पालन करना पड़ेगा और इसमें कोई बहुत बड़ा हानि भी नहीं हो रहा है सर। इसको दूसरी तरीके से घुमाते हैं, एक काउंटर रहेगा आपके यहाँ, इट इज़ कॉल्ड RTPS काउंटर, यस सर, ठीक है, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। काउंटर पे नियम है कि मान लीजिए कि हम जाति आवासीय कुछ अप्लाई करते हैं तो 1 दिन का समय लगता है, मान लीजिए डीएम साहब ने कहा कि नहीं इसको दे दो 1 दिन, एक घंटे में दे दो। प्रैक्टिकल रूप से जब तक कि हमारा जो एथिकल कंसर्न है खास करके फाइनेंस के मामले में या जहाँ पे वित्तीय इरेगुलरिटी का मामला नहीं होगा तब तक हम सर डीएम सर का जो कहना है और उसमें किसी का भलाई हो रहा है, पहले हो या पीछे हो सर, हो तो रहा है भलाई ही हो रहा है, उसमें हमारा कोई जा भी नहीं रहा है। हो जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? सर ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है जहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर वो बॉन्ड को सेल आउट परचेज करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता क्या है सर कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्वांटम ऑफ फंड है वो तय करती है और जो बैंक्स होते हैं तो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं सर, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, वो इंटरेस्ट रेट तय करते हैं। जबकि रेपो ऑपरेशन में क्या होता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन से इन्फ्लेशन का कोई रिलेशन है? सर इन्फ्लेशन तो मॉनेटरी फेनोमेना ही है, जैसे ही हम सिस्टम में इकोनॉमी में ज़्यादा लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करेंगे इन्फ्लेशन बढ़ेगा सर। ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या फर्क पड़ेगा? सर ओपन मार्केट सर वो एक तरीका है कि उसके माध्यम से भी हम लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर रहे हैं इकोनॉमी में। तो अगर हम M का वैल्यू बढ़ाएंगे सर तो P अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं M × V = P × Y होता है सर। और जो V है और वो जो Y है वो दोनों फिजिकल वेरिएबल है, मगर जैसे ही हम M बढ़ाते हैं तो P बढ़ेगा सर। चाहे M को हम किसी भी तरीके से बढ़ा सकते हैं, रेपो ऑपरेशन के द्वारा भी बढ़ा सकते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा भी बढ़ा सकते हैं। भारत की फिजिकल पॉलिसी कौन लाती है? भारत में फिजिकल पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्ट्री का है। तो फिजिकल पॉलिसी नाम से कोई पॉलिसी है? हाँ, फिजिकल पॉलिसी के नाम से सर 10 बजे होगा। फिजिकल पॉलिसी के नाम से मतलब फिजिकल पॉलिसी तो एक ब्रॉड टर्म है सर। तो हम लोग जैसे हम लोग पढ़ते हैं, लोग बजट पेश करते हैं और ये एक स्टेटमेंट है कि आप लोग फिजिकल पॉलिसी यूज करते हैं। सर बजट का जो डॉक्यूमेंट है उसमें फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है 2003 है, उसके अंतर्गत सर 2 डॉक्यूमेंट्स पेश करना रहता है। उसमें फिजिकल पॉलिसी 2 डॉक्यूमेंट पेश करना रहता है, उसके अंतर्गत हम लोग पेश करते हैं बजट के साथ। RBI कौन सी पॉलिसी लाती है? वो तो सर मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। यस सर। भारत का जो भी ये ओलंपिक चल रहा है हमारा, यस क्या क्या न्यूज़ है आपके पास? स्थिति कैसी है भारत की? सर स्थिति तो हम लोगों के लिए गर्व करने का बात है इस साल, क्योंकि 2 दिनों के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम है वो सेमीफाइनल तक पहुंची है सर, और भारतीय पुरुष हॉकी टीम भी 2 दिनों के बाद सेमीफाइनल तक पहुंची थी। आज जहाँ तक करंट न्यूज़ का बात है तो वहाँ पे वो हार गई है। और सर हार गई है भारतीय पुरुष हॉकी टीम सर, और सर ये और इतनी बड़ी जनसंख्या, मात्र अभी तक 2 मेडल, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर इसके पीछे कुछ सिस्टेमिक कारण भी हैं सर, और वो कारण को हम लोग को एड्रेस करना पड़ेगा। और कुछ ऐसा बोला जाता है सर, जब हम लोग कॉलेज में थे तो इस पर चर्चा हो रहा था, तो उस समय में नहीं बोला था कि ओलंपिक्स वगैरह में जो गेम है वो गेम का जो नेचर है वो ज़्यादातर जो वेस्टर्न एथलीट्स होते हैं उनके जेनेटिक्स को सूट करता है कंपेयर टू इंडियन जेनेटिक्स। जैसे कबड्डी वगैरह जो गेम होता है वो हमारे जेनेटिक्स को ज़्यादा सूट करता है। और दूसरा सर जो भी खेलते हैं तो उनका हम लोग मतलब स्कूल लेवल से ही टैलेंट को हम कैच नहीं कर पा रहे हैं, उनको ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हम लोगों के लिए इंडिया चूँकि एक लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री है सर, तो यहाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के आधार पे ही हम लोग का बहुत सारा निर्णय है वो तय हम लोग करते हैं। तो अगर हम खिलाड़ियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करेंगे तो उनको अपना एक उस खेल में अपना भविष्य उज्ज्वल नजर आएगा।
के सुब्रमण्यम का नाम सुना है? के सुब्रमण्यम, हाँ, डॉक्टर के सुब्रमण्यम। सर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? यस सर, रियली सॉरी सर, उनका नाम आपने टारगेट की चर्चा की? नहीं सर, उनका नाम ही के सुब्रमण्यम है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। हाँ। प्रशासन का टारगेट क्या होता है? प्रशासन किस टारगेट को लेकर काम करता है? प्रशासन का पहला टारगेट है वो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, दूसरा है एसेंशियल सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, उसको लोगों के बीच प्रोवाइड करना, और दूसरा जो फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है सर, उसको लोगों तक पहुंचाना, ताकि सारे लोग हैं वो जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हो रहा है उसका सब कोई लाभ उठा सके। इसको हम लोग कह सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ या इंक्लूसिव डेवलपमेंट लोगों तक ले जाना। सर एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के रूप में, और कैसे फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इनेबलिंग इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ये प्रशासन का मुख्य कार्य है। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है? यस सर, डिफरेंस तो है सर। हाँ, क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल करेंसी है, मगर सारा डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी है वो अपना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कार्य करता है सर। डिजिटल पेमेंट्स या डिजिटल करेंसी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही काम करे। और सर क्रिप्टो करेंसी है उसका सेंट्रल बैंक का उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं होता है। अगर डिजिटल जो करेंसी हो सकता है उस पर सेंट्रल बैंक का रेगुलेशन हो सकता है सर, तो होता है। सोवरेन करेंसी क्या है? सर सोवरेन करेंसी उसी को कह सकते हैं सर जिस पर सेंट्रल बैंक जिस पर सेंट्रल बैंक का रेगुलेशन हो, जो बाई डिग्री हो सर। गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में क्या डिफरेंस है? गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यूनियन टेरिटरी होती है Yes. और स्टेट होता है, दो हमारे यहाँ यूनिट Yes, है, sir. तो इसमें क्या डिफरेंस है स्टेट और यूनियन टेरिटरी? सर स्टेट के पास अपना बहुत सारा पावर्स होता है स्टेट लिस्ट में, जो कि यूनियन टेरिटरीज के पास है, शायद लिखा नहीं है। इस बारे में सर हमको स्पेसिफिक जानकारी नहीं है सर, इस वजह से। बिहार में आप किसी पर्यटक स्थल पर गए हैं कभी? यस सर। कहाँ पर? सर बिहार में हम गए हैं, नालंदा का खंडर में गए हैं। कुछ दिन पहले सर हम विष्णुपद मंदिर भी गए हैं, और उसके पहले सर महाबोधि टेम्पल भी गए हैं, और आप गोपालगंज में सर थावे मंदिर है वहाँ भी गए हैं, सिंहेश्वर में शिव मंदिर है वहाँ भी गए हैं, बैकटपुर में शिव मंदिर है वहाँ भी गए हैं, मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ का मंदिर है वहाँ भी गए हैं सर। क्या आप धर्म में विश्वास करते हैं? यस सर, कितना विश्वास है? बहुत ज़्यादा सर। धर्म में इतना विश्वास है तो आप कर्म में विश्वास नहीं करते होंगे? मेरा धर्म और कर्म दोनों में विश्वास है सर। तो धर्म में विश्वास है तो कर्म से, फिर तो कर्म कुछ भी करिएगा धर्म से आप आगे बढ़ सकते हैं। धर्म में विश्वास है तो धर्म के आधार पर भगवान की मदद से तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं सर, हम लोग के गीता में बोला गया है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भावति, यानी कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अगर फल मिल भी जाए तो ये मत समझो वो फल तुम्हारे कर्म की वजह से। ये जो यदा यदा ही धर्म से, इसका हिंदी में क्या अर्थ है जो आपने श्लोक पढ़ा? इसी का हिंदी बता रहे हैं, कर्मण्यवाधिकार तुम फलेषु कदाचन। इसका वो बताना चाह रहे हैं। यस सर, कर्मण्यवाधिकार तुम फलेषु कदाचन, गलती हो गई। क्या धर्म से आगे, धर्म और कर्म में से ज़्यादा बेहतर रास्ता कौन सा है? सर कर्म का सर। ठीक है, राजगीर का क्या महत्व है? क्यों सर राजगीर है सर, वहाँ पे बहुत सारे पर्यटन मतलब कि बहुत उसको एक टूरिस्ट हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है, और उसमें वो पोटेंशियल भी है, वो हमारा काफ़ी पोटेंशियल है अनटैप्ड। क्या है वहाँ जो टूरिस्ट वहाँ क्यों जाएंगे? सर घोड़ा कटोरा है वहाँ पे, और वहाँ पे रोपवे है सर, और इस बार ग्लास सीलिंग भी बनाया, नेचर सफारी भी बनाया सर। ये सब तो नई चीज़ें हैं। यस सर। तो उसके पहले वहाँ जब नहीं था वो तब जरासंध का अखाड़ा और कुछ 7 पहाड़ियाँ भी है सर, और कुंड भी है सर। किस तरह का कुंड है? गर्म कुंड है सर। कुंड गर्म ही क्यों रहता है वहाँ पर, ठंडा कुंड क्यों नहीं होता है? आखिर गर्म होने के पीछे क्या रीजन है? सर कुछ जोग्राफिकल रीजन्स होंगे जो हमको नहीं पता है सर, इसलिए हम वहाँ पे जाते हैं सर। जोग्राफिकल होगा कि केमिकल रीजन होगा? फिजिकल रीजन, केमिकल रीजन कुछ होगा। उसको हम डिकंस्ट्रक्ट करने का कोशिश नहीं
अच्छा, आपने जो जॉब प्रायोरिटी दिया है उसमें बिहार पुलिस सेवा को आपने सेकेंड प्रायोरिटी दिया है। यस सर। और ये इंटरव्यू बोर्ड को लग रहा है कि आप पुलिस सेवा में तो ज़्यादा बेहतर होते हैं, तो क्या आप अपने ऑप्शन को बदलना चाहेंगे? अभी भी बदल सकते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी आप दे सकते हैं बिहार पुलिस सर्विस। नहीं सर, हम बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ही रखना पसंद करेंगे सर। चेंज नहीं कर सकते, नहीं करना चाहेंगे? नहीं सर, हम चेंज नहीं करना चाहेंगे सर। क्या आपको डिफरेंसेस लगा बिहार पुलिस सेवा और बिहार प्रशासनिक सेवा में? या क्या बेहतर लगा कि आप उसको सेकेंड दे दिया और बिहार प्रशासनिक सेवा को फर्स्ट दिया? सर, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा में सबसे बड़ी खासियत ये है सर कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि हम हर क्षेत्र में काम कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी उसका एक पार्ट है, अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, सर्विस, एसेंशियल सर्विस डिलीवरी, जहाँ पे कि हम लोगों की ज़िंदगी में डायरेक्ट इम्पैक्ट ला सकते हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ला सकते हैं सर। उनकी ज़िंदगी को, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ आए दिन लिविंग। बहुत सारी जो खबरें मिलती रहती हैं, यस सर। करप्शन से रिलेटेड खबरें आती रहती हैं। यस सर। बहुत सारे लोग, बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी भी उन पर तरह तरह का आरोप लगते रहते हैं। यस सर। आपको ऐसा लगता है कि आप जब वहाँ जाएंगे तो फिर इस तरह से सामना करना पड़ेगा इन सब चीज़ों का, तो फिर इसमें लिप्त होना पड़ेगा आपको? नहीं सर, लिप्त होना या ना होना ये कम्प्लीटली ये मेरा ऐसा मानना है, पूर्ण रूप से ये मनुष्य पर निर्भर करता है, वो इंडिविजुअल पर निर्भर करता है। क्या करेंगे आप वहाँ पर? किस प्रकार से अपने आप को करप्शन से दूर रख पाएंगे? कुछ पॉइंट्स में बताइए, 2-3 पॉइंट। सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों का जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर है या जो प्रोटोकॉल दिया गया है, जो सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको हम लेटर और स्पीड दोनों में पालन करेंगे सर। और जो हमारा सर्विस रेगुलेशन है वही सब कुछ डिफाइन कर देता है। अगर हम उसे लेटर और स्पीड दोनों में पूर्ण रूपेण पालन करेंगे तो हमको लगता है कि हम बिना किसी करप्शन में लिप्त हुए एक अच्छी तरीके से सर्विस कर सकते हैं सर। इसमें फिर बहुत तरह का दबाव भी आता है, बहुत तरह के प्रेशर्स आएंगे, बहुत तरह की धमकियाँ आएंगी, मिलेंगी, है ना? बहुत सारे लीडर, मिनिस्टर हो सकता है तो वहाँ होगा, आपके प्रमोशंस, आपका पद, उस पर भी कहीं कुछ हो सकता है कि चुनौतियाँ मिल जाएँ, तो कैसे सब बैलेंस करेंगे? नहीं सर, हमको लगता है कि समाज में एक जनरल एजम्पशन है और मेरा ऐसा मानना है कि समाज में अभी भी ईमानदारी को, कर्तव्य निष्ठा को उतना ही इज्जत मिलता है। और जैसे ही लोग जानते हैं कि एक ईमानदार आदमी है, कर्तव्यनिष्ठ आदमी है, तो उसे इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है और उसे कोऑपरेट भी दिया जाता है। ठीक है, ओके, आप जा सकते हैं।